Hello students, you all are welcome in BA Part 1 Economics class of MS College. Myself Dr. Rajni Sharma, Associate Professor, Economics, MS College. बच्चों आगे बढ़ने से पहले ये आपको बता दें कि BA Part 1 में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। फर्स्ट पेपर होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और सेकंड पेपर होगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार बुक्स के बारे में हम जानकारी ले लें कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। और मैंने यहाँ पे 3-4 किताबों के नाम लिखे हैं, आप इनमें से कोई सी भी बुक ले सकते हैं। और ये बुक्स जो हैं, जैसे ये मैंने एच.एल. आहूजा माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखी है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको। यानी इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाली ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसी तरह से एम.एल. सेठ की किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। और ये जो नीचे की 2 किताबें हैं एल.एन. नाथुराम का माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स की बी.एल. ओझा की किताब, ये दोनों आपको हिंदी में ही मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी भी बुक अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। अब थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एकदम नया है और इसीलिए थोड़ा सा उनको इस सब्जेक्ट से फ्रेंडली बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनमें किसी भी प्रकार का डर ना हो कि भाई ये सब्जेक्ट हमने कैसे ले लिया, क्यों ले लिया और ये हमसे नहीं होगा। बच्चों, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए शुरुआत करते हैं कि हम अर्थशास्त्र जो है वो कब से शुरू हुआ। हाँ, इसकी जो बिगनिंग है वो 1776 में तब हुई जब एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस पब्लिश हुई। क्योंकि उनकी किताब के पब्लिश होने के बाद से ही अर्थशास्त्र को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा, इसीलिए हम उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। और बहुत ही आसान शब्दों में हम ये बता देते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सोशल साइंस है जो कि जिसमें कि आप उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं, आप वितरण के बारे में पढ़ते हैं, उपभोग के बारे में पढ़ते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहला जो टॉपिक है वो लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैंने 2 टॉपिक लिखे हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स और नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने इस टॉपिक को 2 भागों में बांट दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज पार्ट ए में हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, उनको पढ़ेंगे। जब हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम इनको अपने अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांट लेते हैं। पहला है वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशंस, धन प्रधान परिभाषाएं। दूसरा है कल्याण प्रधान परिभाषाएं। तीसरा है दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं और चौथा है विकास प्रधान परिभाषाएं। सबसे पहले वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन। बिल्कुल जैसा कि बच्चों इसके नाम से ही लगता है कि ये धन प्रधान परिभाषाएं यानी अर्थशास्त्र को इस तरह से परिभाषित करती हैं, धन की दृष्टि से ही देखती हैं। यानी कि इनका सीधा सीधा कथन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ तो बिल्कुल साफ ही बोलते थे कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। इसी तरह से यहाँ पर जो मैंने लिखा है जेबी से जो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। अब क्योंकि इन्होंने धन पर ही बहुत ज़्यादा जोर दे दिया तो इसमें कई कमियां ये आ जाती हैं कि ये केवल वेल्थ को ही फोकस करता है। मानव जीवन के तो बहुत सारे पहलू होते हैं, उनको ये बिल्कुल भी टच नहीं करता।
और ये मानवीय कल्याण की उपेक्षा करता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इसकी कमी को दूर करने का प्रयास किया आगे आने वाले अर्थशास्त्रियों ने, और इसमें पहला नाम आता है एल्फ्रेड मार्शल का, जिन्होंने कि अर्थशास्त्र को मानवीय कल्याण से संबद्ध किया, मानवीय कल्याण से संबंधित किया। और उन्होंने ये बताया कि अर्थशास्त्र जो है जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह मनुष्य के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका विशेष संबंध जीवन में कल्याण या सुख से संबद्ध भौतिक पदार्थों की प्राप्ति एवं उपभोग से होता है। यानी बिल्कुल सरल शब्दों में यदि हम ये बोलें कि यह ह्यूमन बीइंग का अध्ययन करता है, मानव जाति का अध्ययन करता है, क्योंकि ये मानता है कि मानव जीवन के कई पहलू होते हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। और एल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य के केवल आर्थिक पक्ष का ही अध्ययन करता है। और बच्चों, आर्थिक पक्ष क्या होता है? यानी मनुष्य किस तरह से आय प्राप्त करता है, किस तरह से उन्हें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पे खर्च करता है ताकि अपनी संतुष्टि का स्तर वो बढ़ा सके। तो ये अर्थव्यवस्था के आर्थिक पहलू को ही बताता है, यानी ये केवल भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। अब यहाँ भी इसकी क्या कमी आ गई कि यह केवल भौतिक कल्याण की बात करता है, मटेरियल वेलफेयर की बात करता है। ये जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, जैसे टीचर्स की सेवाएं हैं, डॉक्टर्स की सेवाएं हैं, वकीलों की सेवाएं हैं, जो कि हमको, मनुष्य को संतुष्टि प्रदान करने के साथ साथ उनका कल्याण करती है और मनुष्य के जीवन में एक अहम रोल प्ले करती है, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया या इसको इग्नोर किया। इस कमी को दूर किया आगे आने वाले अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें कि प्रोफेसर रॉबिन्स का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। और उन्होंने जो परिभाषाएं दी उनको हम दुर्लभता प्रधान परिभाषाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं उनके वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं वो असीमित हैं और उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित हैं। साधन सीमित जरूर हैं, लेकिन उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा एक कमी जो है, शॉर्टकमिंग जो है, ये रह गई रॉबिन्सन की, कि उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल स्टैटिक है, ये बहुत स्थिर तरह की परिभाषा है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि दुर्लभ साधनों और साध्यों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि समय के साथ साथ साधन और साध्य दोनों में कंटिन्यूअसली, लगातार, निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। इसलिए जो ये एक स्थिरता है परिभाषा की, ये जो स्टैटिक नेचर है परिभाषा की, इस कमी को दूर किया आगे आने वाले अर्थशास्त्री सैमुअल्सन ने। और इन्होंने जो परिभाषा दी वो विकास परक परिभाषाओं की श्रेणी में आती हैं। और इसका समर्थन, और या यदि हम इसको बिल्कुल सरल शब्दों में बोलें तो इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जो है एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन, केवल उसी की उत्पादन की ही बात नहीं करता, बल्कि उनके जो कुछ भी उत्पादन हुआ है उनके वर्तमान और भविष्य में वितरण की भी बात करता है। यानी सैमुअल्सन ने आय, उत्पादन, रोजगार एवं आर्थिक विकास आदि समस्याओं को अर्थशास्त्र में शामिल करके उसके क्षेत्र को बहुत व्यापक बना दिया गया है। इसलिए बच्चों,
यदि देखा जाए तो सैमुअल्सन की परिभाषा न केवल डायनामिक है बल्कि ये इसके क्षेत्र को काफ़ी व्यापक बना देती है। अंत में हम इस चीज़ को समराइज़ कर सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं हमेशा स्थिर नहीं होती, उनमें हमेशा परिवर्तन आते रहते हैं और वो परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं। फैशन में परिवर्तन आ जाते हैं, एप्टीट्यूड में परिवर्तन आ जाते हैं, टेस्ट चेंज हो जाते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र असीमित लक्ष्यों व वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित या दुर्लभ साधनों के आवंटन का अध्ययन है। साथ ही यह आय, रोजगार और आर्थिक वृद्धि का निर्धारण करता है। थैंक यू।